सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, जीआईटी ना सही नैब सही, सुप्रीम कोर्ट एक्शन पर हुकूमती रिएक्शन, जीआईटी का बोझ नैब के सर, गुजदार के अहकाम परेशान हुक्काम, नवाज शरीफ एक और फैसला महफूज, यूएई भी ताउन को तैयार। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब मामूल के मुताबिक मेरे साथ मौजूद हैं। आज बहुत अहम मामला, बहुत अहम केस जिसकी समाअत हुई आज जाली अकाउंट्स केस में। जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब ने दिए हैं, दिन भर आपने खबरनामों में उन रिमार्क्स को सुना है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब नैब इस सारे मामले की असर-ए-नौ तफ्तीश करेगा। 2 महीने में तहकीकात मुकम्मल करने का फैसला किया गया और अगर कुछ मिलता है तो उसके बाद रेफरेंस दायर किए जाएंगे और जिसको चाहे नैब बुला सकता है। नैब को ये इख्तियार हासिल है। तफ्तीश के बाद अगर कोई केस बनता हुआ तो वो केस बनाया जाएगा। जीआईटी इस केस में अपने तौर पर काम करती रहेगी, नैब को असिस्ट करेगी और चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है और सबके पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। बिलावल का नाम, मुराद अली शाह साहब का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया गया। उन्होंने कहा है कि पुप्पो और अब्बू का किरदार हो सकता है। बिलावल मासूम बच्चा था जो कि अपनी माँ की लेगेसी को लेकर चल रहा है, उसका नाम फिलहाल निकाल दिया जाए और सूबे के वज़ीर आला का इज़्ज़त नफ्स मजरू की जा रही है जो उनका नाम इस तरीके से ईसीएल में रखा गया, तो आज उनका नाम निकालने का हुक्म दे दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में मुझे तो मैं वो कहूँगी कि जब पनामा का मामला आया था उसके बाद वो सारी एपिसोड रिकॉल हुई, जब आपने देखा कि नून लीगी जो क़यादत थी किस तरीके से वो बाहर निकली, मिठाइयाँ तकसीम की गई और कहा गया कि देखिए सारे सबूत जो है उनको नाकाबिले तरदीद कहा गया और मुंह की खाना पड़ी है दुश्मनों को, हमारे प्राइम मिनिस्टर के मौक़िफ़ की फतह हो गई है। उसी तरह आज हमने देखा मुर्तज़ा वहाब साहब को भी, सरदार लतीफ़ खोसा को भी, उन्होंने कहा कि मामला नैब को रेफ़र किया गया, इस पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दुश्मनों के घरों में सफ़े मातम बिछ गई होगी और इंसाफ का आज बोलबाला हो गया है, हमारी क़यादत सुरखरू हो गई है। मुझे असद खरल साहब ये समझ नहीं आई कि जो आज इंसाफ का हुआ है, जो खुशी आज बनाई गई है, ये जरदारी साहब का नाम ईसीएल में जो रहा है, यानी कि उसको तो निकालने का हुक्म नहीं दिया गया, उस पर मनाई गई है, या फिर बिलावल का नाम जो कि मे भी वक्ती तौर पर हो ईसीएल से निकाल दिया गया उस पर खुशी मनाई गई है? मैं समझता हूँ कि सैरिश ये वक्ती खुशी है और आपने गुज़श्ता प्रोग्रामों का अगर आपको याद होगा तो दिसंबर में जब जरदारी साहब की अभी बेल की एक्सटेंशन नहीं हुई थी दूसरी मरतबा, तो आपने पूछा था कि जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, तो मैंने कहा था कि मार्च से पहले गिरफ्तार नहीं होंगे। तो आप 2 महीने तो मार्च आ जाएगा, 60 दिन का टाइम दिया है, तो अब आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा। अच्छा, दूसरी बात ये जो है ना, ये जो खुशी वक्ती तौर पर है, 2-3 माह बाद आप देखेंगे कि ये आंसुओं में तब्दील हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो एक तो नाम ज़रूर उन्होंने निकाला है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि आप मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी को अगर नैब मुनासिब समझे तो वो बुला सकता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुला सकता है, सम्मन कर सकता है। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं ना कि बिलावल बिल्कुल मासूम है, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, स्क्रीन पे नाज़रीन से शेयर भी कर रहा हूँ। ये जरदारी ग्रुप का है जिसके ऊपर उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। ये एक मीटिंग होती है उनकी सरबराही में, एज ए CEO वो उसको चेयर करते हैं 20 जनवरी 2012 को। उसके अंदर वो क्या करते हैं कि एक तो 2010 में एक प्लाट उन्होंने अपनी बहनों के नाम पे क्लिफ्टन में खरीदा। 2012 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है CEO जो उसके जरदारी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर बोर्ड को रेजोल्यूशन जो बकायदा पास किए और उसके अंदर वो ये सारी हम दिखा भी रहे हैं, फरियाल तालपुर और अबू बकर जरदारी को पावर ऑफ अटार्नी दी उन्होंने। किसके लिए? कि क्लिफ्टन में आपने 2 प्लाट खरीदने हैं, यानी किसी को आप पावर ऑफ अटार्नी देते हैं तो वो तो एक पोस्ट ऑफिस वाला उसका तो किरदार होता है।
और 1000 गज का कमर्शियल प्लाट बिलावल हाउस के सामने, इस बेस पे जेआईटी ने उनका नाम अक्यूज और बेनिफिशरी की फहरिस्त में रखा था। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं। दूसरी जानब जो मुराद अली शाह साहब जो हैं, वो जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ठग्स ऑफ पाकिस्तान जो है उसके मेन वो सहूलतकार थे, फैसिलिटेटर थे, जिन्होंने एज ए मिनिस्टर फाइनेंस जो जितनी भी मराद दी गई, जो अरबों रुपए सरकारी खजाने से टैक्स पेयर के पैसे से ओमनी ग्रुप के ऊपर जो नवाज़शात की बारिश की गई, उसके अंदर उनका मरकजी और कलीदी और अहम किरदार रहा है। तो लिहाजा ये दो तो किरदार ऐसे हो गए। अब नैब जो है ये 2 महीने इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। जो मैंने पहले भी कहा था कि ये 30% अभी डाटा सामने आया है, 70% और आना है। एक इसमें खुश आइंद बात यह है कि यही जेआईटी जो है ये खत्म नहीं हुई, ये कंटिन्यू करेगी। इसके अंदर ऑलरेडी नैब के लोग भी मौजूद है और नैब को असिस्ट करेगी, क्योंकि फर्स्ट हैंड जो आईओ होता है, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जिन्होंने सारा वो रिकॉर्ड कब्जे में लिया, जिन्होंने लोगों के बयानात लिए, आधा काम तो नैब को समझे पक्की पकाई खीर मिल जाएगी। उसके बाद फर्दर जो एक्सपेंशन, यानी कि आप समझे कि वर्क प्लान जो है वो जेआईटी ने नैब को दे दिया और नैब को आगे अपना काम करने में काफी आसानी होगी। बाबर डोगर साहब, वही सवाल मेरा आपसे भी है। मैं चाहूंगी पहले आपके शुरू के तासुरात जान लूं, उसके बाद इस मामले की गहराई में भी जाते हैं। इन्होंने खुशी किस बात की मनाई है? ये बिलावल का नाम ईसीएल से निकला है, कोई कार्रवाई तो नहीं उनके खिलाफ रुक गई? जाहिर सी बात है, जब उन्हें बुलाया जाएगा उन्होंने जाना है, सवालात के जवाब देने हैं। और मुराद अली शाह साहब जो कहते थे बुलाया ही नहीं गया, मुझे मेरा नाम ईसीएल में डाल दिया, अब उनको भी जाना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा, अब वो इस्तस्ना नहीं मांग सकते। देखें, चीफ जस्टिस की अगर आप रिमार्क्स देखें, जाली अकाउंट्स का ताल्लुक जाहिर सियासतदानों बहरिया टाउन ओमनी ग्रुप से बनता है। फिर एक जगह पर वो कहते हैं कि रिकॉर्ड में इतना मवाद मौजूद है कि कोई अंधा भी यकीन कर ले कि ओमनी बुद्ध को साबित करना कि ये पैसा लांचों से नहीं आया, अरबों वाले खरबों के मालिक कैसे बने, ये पैसा मनोसलवा के जरिए नहीं आया। फिर एक जगह पे वो कह रहे हैं कि ओमनी ग्रुप के खिलाफ इतना मवाद आ चुका है कि कोई आंखें बंद नहीं कर सकता। ऊपर से चीनी की बोरियां भी उठा ली गई। ये भी बताएं कि मामला किस कोर्ट में भेजें। तो जज साहब तो बार बार कह रहे हैं कि ये जो पैसा इतना आया, जो इतनी ट्रांजैक्शन हुई, ये जो ओमनी ग्रुप, बैरिया टाउन और उसके बाद जरदारी ग्रुप जो है, इन सब को जो लिंक किया गया जेआईटी की रिपोर्ट में, जेआईटी की रिपोर्ट को कहीं एक जगह भी चीफ जस्टिस ने आज रद्द नहीं किया। इनफैक्ट नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका जो बायस बनेगी इन्वेस्टिगेशन का, उसको जो गाइड करेगी वो जेआईटी रिपोर्ट ही होगी। और जेआईटी रिपोर्ट में सारे ताने बाने मौजूद हैं। किस तरह से 2 कंपनियों से ओमनी ग्रुप 98 कंपनियां बनाई, किस तरह से ओमनी ग्रुप का ताल्लुक जरदारी ग्रुप से था। इसमें जो मुराद अली शाह जो रोल प्ले करते रहे हैं, वो रोल जो है वो भी बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है। हाँ, मुराद अली शाह को टेक्निकल बुनियादों पर जज साहब ने निकाला है कि वो चूंकि चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, एक ऑफिशियल पोर्टफोलियो है उनके पास, और अभी तक जुर्म उन पर साबित नहीं हुआ। अभी एक प्रीलिमिनरी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है जिसपे जो नैब है वो अपना फर्दर काम करेगी और उसके बाद नैब उनको बुलाती भी रहेगी। जहाँ पर लिंक साबित होगा वो वहाँ पर उनको एस्टैब्लिश कर लेंगे लिंक को। तो ये जो पार्टी वाला जो 3 बड़े रेफरेंस कहा जा रहा है कि मुराद अली शाह साहब के खिलाफ बनाने का उन्होंने सिफारिश की है, जबकि सारी जेआईटी रिपोर्ट खुलकर सामने आई है। 16 रेफरेंस तो वैसे ही बन रहे हैं टोटल। मुझे ये बताएं अभी असद खरल साहब कि अभी सारी सूरत हाल में आपने देखा कि जिस तरीके से जवाब ये लोग दे रहे हैं, उस जेआईटी पर जवाब यही दिया जा रहा है, मन घड़त है, रद्दी का टोकरा है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा रहा। कोई फैक्चुअल चीज हमें अभी तक मुराद अली शाह साहब ने नहीं दिखाई। ना तो ऑन मीडिया उन्होंने आके बोला कि ये देखें मैंने बिल्कुल कोई सिग्नेचर नहीं किए, ये गलत बयानी की जा रही, कोई सब्सिडी नहीं दी मैंने। आज 1.5 घंटे की प्रोसीडिंग के दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस इजाजुल हसन साहब बार बार पूछते रहे हैं बैरिया टाउन जो जैन मलिक और मलिक रियाज के वकील थे, तारक रहीम से, मुनीर भट्टी साहब जो अनवर मजीद के बेटों के वकील थे, और दीगर जो जरदारी साहब और उनके वकील थे, सारे उनसे पूछते रहे हैं कि कोई एक आप अपने डिफेंस के अंदर को बता दें। किसी एक अकाउंट्स को, किसी एक डॉक्यूमेंट को उन्होंने कन्फ्रंट नहीं किया, किसी को उन्होंने नहीं कहा कि ये फोर्ज्ड है, ये जाली है, ये गलत है। अब एक बार जो आप सैर से आपने सवाल पूछा था, मैं फिर उस पर आता हूं। पनामा और इस के अंदर जो सिनेरियो में फर्क किया है, उस वक्त खुशियां और मिठाइयां क्यों बांटी थी? क्योंकि नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने यह समझा था कि हमारी हुकूमत है, ये नैब, वो कमर जमान चौधरी उस वक्त बैठा हुआ था,
ये SCCP, ये स्टेट बैंक, ये FIA, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं करना। लेकिन उसके बावजूद JIT ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन नैब ने उस वक्त कमर जमान ने वो रेफरेंस का बेड़ा गर्क कर दिया। अब फर्क क्या है? फर्क यह है कि अब वो इदारे भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन अच्छा काम ये हुआ, खुश आइंद बात यह है कि आज का चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी दरबारी नहीं है, वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल चेयरमैन नैब है। और अगली बात नाजरीन के लिए एक और बात बता दूं, वही इरफान मंगी जो उस वक्त JIT के मेंबर थे, इस मामले को वो लीड करेंगे, ये मैं खबर दे रहा हूं, क्योंकि नैब कराची इस मामले पर तहकीकात नहीं करेगा, बल्कि नैब रावलपिंडी जो इस्लामाबाद में जिसका ऑफिस है चैप्टर, जिसके DG हैं इरफान नईम मंगी, वो इसको हेड करेंगे और JIT के सारे लोग जो हैं वो असिस्ट करेंगे। और ये रेफरेंस उनके रेफरेंसेस की तरह कच्चे नहीं होंगे, ये पक्के रेफरेंस होंगे। असद साहब, ये मामला चलेगा कैसे? जो JIT अब बने, JIT तो असिस्ट करेगी नैब को, अब जो सारी तहकीकात होनी है, 2 महीने में तहकीकात मुकम्मल करनी है, वो जो रिपोर्ट तैयार होगी वो कहाँ पेश की जाएगी? बैंकिंग कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, पहले तो होगी सुप्रीम कोर्ट में, और ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर रेफरेंस फाइल होंगे। ये मियां साहब जो पीछे पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इनको जो जरदारी साहब कह रहे हैं ना कि हमें कोई खतरा नहीं है, ये गर्मियों की छुट्टियां उधर ही गुजारेंगे। मामला ये है कि ये अभी बेवकूफो, एक छोड़ो 50 केस बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे ही ईंट से ईंट बचाने का बयान भी उन्होंने दिया था, फिर आपने देखा किस तरह गायब और किस तरह मिनटों से वापस आए। मामला ये है सैरिश के, ये कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम जो नैब की है, वो इस पे इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी तो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है। अब नैब ने अपने अंदाज में इसको कन्वर्ट करना और फर्दर जो चीजें हैं उनको उनकी फर्द मकबूजगियां बनानी है, सीजर मेमो लेने, और जो लोग कह रहे थे कि हमें नहीं बुलाया गया उनका शौक भी पूरा होगा। मुराद अली शाह साहब को भी आप आता देखेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी मुराद अली शाह साहब को बुलाया जाएगा, क्योंकि एक और मामला है, कराची के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं पॉसिबल थी, कराची के अंदर पॉसिबल नहीं थी। पहले भी आपको पता है JIT के सेक्रेटेरिएट के अंदर और बाहर रेंजर की भारी नफरी तैनात की गई थी। अब मामला यह है कि रिकॉर्ड की एविडेंस की बात है, प्रोटेक्शन की बात है। आज भी बोला है कि रेंजर्स की जो नफरी है उसको तैनात किया जाए, यहाँ पर काफी बदनजमी होती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद आज फवाद चौधरी साहब का भी रद्द-ए-अमल सामने आया, हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा करप्शन के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा, होता रहेगा। हुकूमत ने ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि भाई देखें, अब अदालत ने कह दिया है हमें नाम तो निकालने पड़ेंगे, लेकिन वजारत दाखिला का जो मौक़िफ़ है वो वही है जो आज उनकी बातों से हमें समझ आई है। और फवाद चौधरी साहब ने कहा क्या है, पहले नाज़रीन को सुनवा देते हैं, उसके बाद बाबर साहब से मैं बात करूंगी। मैं ये समझता हूँ कि फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में मुराद अली शाह साहब का इम्पॉर्टेंट साइड कैरेक्टर है, और इनका जो रोल है उसको आगे चल के जो नैब है उसको करना चाहिए। अभी तक जो फैसला जब रिटर्न आएगा तो पता चलेगा कि क्या JIT जो है वो तहलील कर दी गई है या वो भी जो है वो कायम है, अभी उसका फैसला आता है तो पता चल जाएगा। ठग्स ऑफ पाकिस्तान का सीक्वेंस जो है वो सीरीज वो भी चल रही है, इंटरवल अभी आया है और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो कामयाब होगा, ये आज कह दिया गया फवाद साहब के। बाबर साहब, मौक़िफ़ तो अभी भी वही है, मतलब अभी भी इस्तीफे में डटे हुए हैं कि इस्तीफा मुराद अली साहब जो चाहिए, मुतालबा उन्हें दोहराया है, लेकिन ऑब्वियसली अब अदालत ने कहा है तो उनको नाम निकालने पड़ेंगे। आपको क्या समझ आ रही है, क्यों ये कहा जा रहा है कि हुकूमत अगर पहले नाम निकाल देती, आज इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, वो ना इन्हें करना पड़ता, सियासी इंतकाम लिया ECL में नाम डालकर? देखिए सैरिश, जितनी भी ये JIT की रिपोर्ट आई, JIT ने एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बनाई, वो कोर्ट में जमा करवा दी। जो PTI थी फिलहाल इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं था। हाँ, FIA के कुछ लोग थे JIT के अंदर, वो अपना एक काम कर रहे थे। और इसी तरह अगर आप देखें, नवाज शरीफ के दौर में भी एक JIT बनी थी, पूरी एक गवर्नमेंट थी ऊपर खड़ी हुई थी, उनका पूरा प्रेशर था, उसके प्रेशर के बावजूद JIT ने अपना काम किया, अपनी रिपोर्ट बनाई, कोर्ट में सबमिट करवाई और उसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ जो थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई है, JIT ने अपना काम किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो जो केस है वो नैब के हवाले कर दिया। इस गवर्नमेंट ने एहतसाब के हवाले से अभी किया क्या है? मुझे कोई एक केस बता दें। अभी 5 महीने हो गए, ये सारे मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर अपना इनके महकमे हैं, महकमों के पास इनमें इनकी सारे रिकॉर्ड तक एक्सेस है, इंफॉर्मेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, पंजाब गवर्नमेंट है, अभी तक कोई एक केस ये खुद ढूंढ के लेके आए हो। ये बोल रहे कारी सारा कुछ ये लोग रहे हैं।
आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बाकी कह रहे हैं कि यही सारा कुछ इन्होंने है। मुझे हैरानगी है, फैसल बावड़ा है वो आते हैं वो स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं, शहजाद अकबर है वो आते हैं वो स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं, फवाद चौधरी है वो स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि सारी अकाउंटेबिलिटी का सारा काम यही कर रहे हैं, इन्हीं के नाजुक कंधों पे सारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो चल रही है। नैब का इशू आता है, उसके स्पोक्समैन ये बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के स्पोक्समैन ये बन जाते हैं, जीआईटी के स्पोक्समैन ये बन जाते हैं, और जो इनका काम है करने वाला वो अभी तक इन्होंने किया नहीं है। सबसे पहले बड़े चोरों को पकड़ के अंदर करेंगे, हमने अपना 80% काम पूरा कर दिया है। वो तो कह रहे हैं हमने सारा काम कर दिया, 80% पूरा कर दिया है। कौन सा काम किया है अभी तक? मुझे एक बात पता है, पंजाब में 5 महीने से इनकी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई एक रेफरेंस ये ढूंढ के लेके आ सके हैं? अभी भी नैब को इनके गिले हैं कि हमारे नैब तक इनकी फाइलें नहीं पहुंच रही, कोई डिपार्टमेंट नैब के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा है ना, ये चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जब से चीफ जस्टिस बने, आपने देखा पनामा केस के अंदर ये शुरू हुआ था मामला, जब पनामा की बनी जीआईटी, उसके बाद ये आपने देखा एमक्यूएम के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के अंदर हुआ। पीपल्स पार्टी ने जब शोर मचाया, वही जो मामला सारा ये पंजाब की जो क़यादत आ गई। अब पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है मार्च में, उसके खिलाफ भी ये घेरा तंग होगा। फिर अगला मैं आपको बताऊंगा, ये रेला जो सुनामी है अकाउंटेबिलिटी की, ये जाएगी केपीके में, केपीके में भी एक जीआईटी बनेगी, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। और उसके अंदर जो एएनपी के जो इजी लोड वाले मामला थे, और जो हौती साहब है, जो बड़े बड़े, और जेयूआई जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है, उनके भाई की जमीनों के खाते एक वो जाएगा, पीटीआई भी आएगा, पीटीआई भी आएगी, उनकी हुकूमत भी रही है। अच्छा, अगली बात, उसके बाद ये रेला जो है ना वहां से टकराता हुआ, ये वहां से टकराता हुआ जाएगा बलूचिस्तान में, वो सिर्फ ये बलूचिस्तान में जाएगा, वहां पे एचएक्सआई साहब और एंड कंपनी पकड़े जाएंगे। आपको पता है रईसानी पकड़े गए 73 करोड़। तो सर मैंने अभी रिसेंटली खबर सुनी है, तो वहां पे जाएगा, जा रहा है कि बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है, ब्यूरोक्रेसी के नाम उसमें है और अकीन असेंबली के नाम उसमें है। क्लींजिंग की खुशखबरी सुन ले कि मीडिया के ऊपर एक क्रैकडाउन जो आ रहा है, उस हवाले से पूछें तफसील मैं बताता हूँ। एक तो लाहौर के हैं, एक अखबार के मालिक हैं, उनके ऊपर जो है ना उनका काफी जो चर्बी बढ़ गई थी, उसको बराबर करने की जरूरत आ गई है पेश। एक और चैनल है, उसने 4.5 अरब की हुंडी उसने घुमाई है रिवर्स, उसके ऊपर एससीसीपी और बाकी इदारे एफबीआर मुतरक हो चुके हैं। एक और चैनल है बदनाम जमाना, जिसके टैक्स चोरी के मामलात और बैंकों से बड़े बड़े लोन लेके उसको राइट ऑफ करवा के उसके अंदर सहूलतें लेके, उसके हवाले से एक मुश्ताक मिनाज साहब जिनके 3 अरब के जारी असासे मुझे एक बात बताएं, मुझे और हमारे एंकर्स हैं, मैं समझता हूँ ये क्लींजिंग होनी चाहिए। और मुझे एक बात बताएं, अगली बात आएगी कि आर्मी का इंसाफ नहीं हो रहा, बाकी सब का हो रहा है। आर्मी के हवाले से जब ये शोर उठेगा तो जो होशरबा इंसाफ आएंगे आपके सामने, बड़े बड़े 3 जर्नैल ऑलरेडी उनसे मेडल तक वापस ले लिए गए। अभी आशियाना स्कैंडल के अंदर कामरान कियानी साहब जो है उनका नाम आ गया, पिंडी के अंदर उनके 2 केस चल रहे हैं। बहुत सारे आर्मी के अंदर अकाउंटेबिलिटी हो रही। जब ये कहेंगे ना कि मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, पॉलिटिशियन को पकड़ा जा रहा है, ब्यूरोक्रेट को पकड़ा जा रहा है, तो आर्मी के जो अदादो शुमार। अच्छा चले, तो मुझे बताएं बाबर साहब, जी जी बाबर साहब एक मिनट असल मैं समझ गई। आपने कहा कि अभी एंकर्स तक की और मीडिया के लोगों तक की बारी आएगी, मीडिया मालिकान तक की बारी आएगी, क्रॉस द बोर्ड होगा। मुझे बताएं, आपने कहा कि सारा मामला नवाज शरीफ साहब के पीछे पीछे जा रहा है, तो बाबर साहब यहाँ भी कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनेगा जो निगरानी करेगा किस तरह काम हो रहा है, अमल दरामद किस तरह होता है? देखिए, अभी नैब ने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब रेफरेंसेस दायर होंगे तो ये डिपेंड करता है कि नैब कितने रेफरेंसेस दायर करता है और उसमें किस किस्म के एलिगेशन लेके आता है। अभी जीआईटी की रिपोर्ट आई है, नैब ने उस रिपोर्ट को स्ट्रेंथन करना है, उसकी तस्दीक करनी है कि वो जो रिपोर्ट में जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि वो किस हद तक ठीक हैं, और अगर ठीक है तो उनके खिलाफ कितना एविडेंस उनके पास मौजूद है जिसकी बुनियाद पर रेफरेंस दायर किया जाता है। और अगर वो ये देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है इसमें इंटरफेयर करती है और नैब समझता है कि जनाब के ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल होंगे, तो हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करने हैं। नैब अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगी ये जो रेफरेंसेस हैं, क्या इसमें किसी सुपरविजन जज की जरूरत है, क्या इसमें ये चीज की जरूरत है कि कोई टाइम। आप ये बोलते हैं कि नैब उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से नैब को काम करना चाहिए, आपका ये अपना कहना है, क्योंकि आपने इससे पहले भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब का रेफरेंस क्यों नहीं दायर हो रहा, उस रवि से काम लिया जा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब ये जो सारा मामला है इसमें आप देखें ना कि जो ज़ारी साहब के वकील हैं वो पाए के वकील हैं,
आप देखें एतजाज़ एहसन साहब का नाम सबके सामने है, लतीफ़ खोसा साहब हैं, फारूक एच नाइक साहब हैं। अब ये जो नैब है इसने 172 लोगों की तहकीकात करनी है। नैब के पास आप समझ रहे हैं कि इतने वसाइल, इतनी सलाहियत है, इस पाई की प्रोसिक्यूशन है कि सारे मामले को देखें, क्योंकि मियाँ साहब का मामला तो उनकी फैमिली थी बस। सहरिश नहीं है, यही तो सारा रोला है, यही तो सारा इशू है कि नैब के पास वसाइल ही नहीं है। उनके पास जो प्रोसिक्यूटर है 60-60, 70-70 हज़ार रुपया वो प्रोसिक्यूटर तनख्वाह ले रहा है, उस बेचारे की इतनी कैपेसिटी नहीं है। दूसरी तरफ जो आप देखें जो वकला हैं, फारूक एच नाइक, खोसा, एतजाज़ एहसन और बड़े बड़े नामी ग्रामी वकील हैं, जो उनकी पूरी एक फौज जो है वो खड़ी होती है। बैरिया के अपने बड़े बड़े वकील हैं, ओमनी ग्रुप के अपने बड़े बड़े वकील हैं, जरदारी के अपने अपने बड़े वकील हैं, शहबाज शरीफ के बड़े बड़े वकील हैं। तो वो जो वकला हैं वो जब उनके सामने बच्चे प्रोसिक्यूटर आएंगे, अच्छा वो भी प्रोसिक्यूटर वो हैं जो PMLN या पीपल्स पार्टी के अपने दौर के भर्ती किए हुए हैं, और वो प्रोसिक्यूटर जो है उसके बाद फंड है नहीं है, नैब के पास इतने पैसे हैं नहीं है कि वो प्राइवेट वकील हायर कर सके, प्राइवेट प्रोसिक्यूटर हायर कर सके। इन्वेस्टिगेशन का भी उनका यही हाल है। ब्रेक के बाद भी बात करते हैं, बाबर साहब असद साहब से भी पूछ लेंगे इस बारे में। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले नैब के हवाले से बात हो रही थी और बाबर साहब का मौक़िफ़ था कि नैब की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है और इतने वसाइल उनके पास नहीं है। ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़े लेवल पर तहकीकात होनी है। 172 अफराद के नाम है। शॉर्टली मैं चाहूँगी असद खरल साहब आप भी अपना मौक़िफ़ दे दें। 172 लोग हैं और पाए के वकील हैं उस तरफ, नैब की प्रोसिक्यूशन किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को? देखिए सहरिश, पहला फेज है, नैब ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है और उसके बाद ट्रायल कोर्ट के अंदर रखना है। वकीलों ने तो ट्रायल कोर्ट में जाना है, नैब के सामने मुल्जमान ने पेश होना है। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान नैब के सामने वकील नहीं जाते, मुल्जम ने जाना है। और मैं समझता हूं कि ये नैब जो है इसके पास कैपेसिटी भी है, इसके पास इन्वेस्टिगेशन भी है। इन्वेस्टिगेशन में इनके पास क्या मॉडल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ऑलमोस्ट बहुत सारा काम तो जेआईटी ने करके दिया हुआ है। लेकिन सर नैब किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट करेगा? नैब के पास क्या रिसोर्सेज लाइन करना है, उन चीजों को, उन एविडेंस को फर्दर उसकी एविडेंस कलेक्ट करनी है, उसको एलैबोरेट करना है, कोलैबोरेट करना है और मुल्जमों से उनको कन्फ्रंट कराना है। दूसरी बात मैं सैरिश कर रहा था, फिर आपने बात थोड़ी सी मैं नाजरीन के लिए कि मीडिया के हवाले से मैं बात की है। मीडिया के हवाले से एक बड़ा क्रैकडाउन, और इमरान खान साहब वजीर आजम, इनके अलावा कोई भी और किसी पार्टी का अगर वजीर आजम हो तो वो नहीं कर सकता था। जिस तरह सियासतदानों को अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की कसवटी से गुजारा जा रहा है, छलनी से, अब मीडिया की भी बारी है और उसकी भी शामत आने वाली है। और इसको हम खुशाइन कहेंगे इसलिए कि जो लोग, जिन लोगों ने मतरूका वक्फ अमलाक से मालकान ने फ्लैट्स लिए हैं लानस रोड पे, उनको भी सामने आना चाहिए। जिन कॉलमिस्ट यानी कि आप लिफाफा सहाफियों की बात कर रहे हैं, जिन एंकर्स ने और कॉलमिस्ट ने, रिपोर्टर्स ने, जिन्होंने झूठे हलफ दे के प्लॉट से नहीं, कई शहरों से, एक शहर से नहीं, कई क्लबों से, कई शहरों से, कई स्कीमों से, जिन्होंने टाइकॉन से जमीनें ली हैं, जिन्होंने पैसे लिए हैं, जिनके बाहर फ्लैट्स हैं, जिनके बच्चे कहां पढ़ते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है और उनके असासे कितने हैं, जिनके इदारों में तनख्वाहें देने के लिए वर्कर्स को पैसे नहीं है, वो अरबपति बन रहे हैं, उनके बच्चे, उनकी जायदादें वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही हैं। फिर एक एंकर है, उसकी 32 कनाल आज चीमा की तरह उसकी भी प्रॉपर्टी आ गई है। एक एंकर हर एंकर का फॉर्म हाउस है, हर एंकर का फॉर्म हाउस। बड़े बड़े नाम किसके ले? फार्म हाउस है। मुझे बताएं कब मिल रहे थे ये फार्म हाउस? कहता हूं गरीबों वाला मामला जो, अगर आप कैसे मिल रहे थे ये फार्म हाउस? मतरूका वक्फ अमलाक की बात करें, शामी साहब का वहां पे है, उन्होंने अपने पीए के नाम पे लिया है, खशनूद अली खान ने लिया है, जिया शाह ने लिया है। फिर उसके बाद 20 कनाल का वो कहते नहीं मैं फार्म हाउस में रहता, खशनूद अली खान। फिर मीडिया टाउन के अंदर जो गदर मचाया है, जो मुश्ताक मिन्हाज साहब ने 3 अरब रुपए के एहसासी उस बंदे ने बनाया है, जो सिगरेटें मांग के पीता था, उसकी तनख्वाह और जमा तफरी कर ले पैसे। जिनके दुबई फ्लैट्स हैं, जिन लोगों के अमेरिका और यूके में फ्लैट्स हैं, अब ऐसे साफी और ऐसे मालकान मीडिया के, जिस तरह मैंने बताया, एक जो मीडिया मालिक है उसने 4.5 अरब की हुंडी रिवर्स घुमाई है, पाकिस्तान बाहर से पैसा मंगवाया है। SCCP, FIA
और FBI के आधार पे है। खरल साहब एक घर में खाने के लिए पैसे नहीं, ये मीडिया मालकान तो ये कह रहे हैं कि उनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, और अरबों ये अपने दफातर बंद कर रहे हैं कि जी हमारे पास सैलरियां नहीं है, मुलाजम। तो अरबों के एहसास से इनके किधर से बन गए? ये छानबीन तो होगी और लिस्टें बन रही हैं, और हम कहते हैं इसको हम वेलकम करेंगे। इस पे कोई आजादी साबित का मसला नहीं है। तो वो बाबर साहब उन्होंने बर्बादी साबित की थी, अपना जो माल है या अपनी प्रॉपर्टी है उसको बेच के तो सैलरियां देनी नहीं है। बंद हो गए होंगे। भाषण देते हैं ना बैठ के लोगों के सामने, इनके असल चेहरे जो रेशमी गुलाब इन्होंने पहने हुए हैं, असल चेहरे अवाम के सामने आने चाहिए। हमारे भी सबसे पहले हम अपने आप को पेश करते हैं। सही है। आप हमसे इंसाफ का शुरू चले बाबर साहब एक और बहुत अहम मामला है, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारी विरासती जायदाद क्या थी? यहाँ पर फिर से ये ब्यूरोक्रेसी की बात मैं करूंगी। ब्यूरोक्रेसी के बारे में बाबर साहब ये कहते हैं कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी जो है वही हुकूमत चला रही है। सिर्फ एक बात ब्यूरोक्रेसी वही है जो हुकूमत तब्दील होने से पहले थी। सैरिश एक बात जो डोगर साहब इस पे कमेंट देंगे। डोगर साहब, अच्छा, आपके फेवरेट बुजदार साहब के ऑफिस को एक लेटर जारी करना पड़ा है कि उनके भाई और रिश्तेदार बन के लोगों से काम निकलवा रहे हैं। एक मरासला जारी किया है कि वो लोग जो है उनके भाई और उसके रिश्तेदारों का नाम मिसयूज करके बकायदा एक मरासला निकालना पड़ा है। तमाम उन्होंने भेजा है पूरे पंजाब के महकमों को। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, उसके बाद बाबर साहब जवाब देंगे। बाबर साहब, मैं आपसे ये बताया चाचा मामा फुफा जेडे पहले फोन करते सन काम हो जाता सी, हूं वो नहीं चलना। उसी मरासले की गल हो रही है जो अभी बाबर साहब ये असद साहब बात कर रहे हैं, उसी मरासले की। ये जो आलाकार ब्यूरोक्रेट्स बनते थे अब वो आलाकार नहीं बनेंगे, कुछ कोशिश बेहतरी की हो रही है जिस लेटर की ये बात कर रहे हैं। देखिए सैरिश, ये पिछले 5 महीने में तीसरी दफा ये लेटर इशू हुआ है। अब मसला ये है कि उस्मान बुज़दार साहब जब तौर बुज़दार जैसे ग्रेड 9 के अफसरान जो हैं वो आज भी उस्मान बुज़दार के पास चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में बैठे हुए थे, और उनकी तस्वीर जो है वो वायरल होती रहती हैं, वो खुद वायरल करते रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वहाँ से डायरेक्टिव इशू होते रहते हैं, और उसके बाद उनके जो भाई हैं, उनके जो रिलेटिव है, जो वो CM सेक्रेटरीट में ओपनली दंदनाते फिरेंगे। मैं इसका सबसे बड़ा जो कसूरवार है वो सेक्रेटरी टू CM को गर्दानता हूँ, जिनका ऑफिस मिसयूज होता है, जहाँ से डायरेक्टिव इशू होते हैं, जहाँ से टेलीफोन जाते हैं मुफ्ती अफसरान को, और उसके बाद उन पर प्रेशर डाला जाता है। CM सेक्रेटरीट में अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो अगर इस पर कड़ी नज़र रखें और इस तरह के लोगों का CM सेक्रेटरीट में दाखिला बंद करें। मैं आपको एक बात बता दूं कि उस्मान बुज़दार जो है, अगर उन्होंने इस चीज़ पे कंट्रोल ना पाया, अगर उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल ना किया, और इस तरह से तौर बुज़दार और एहसन जमील गुज्जर और इस तरह के जो लोग हैं वो CM सेक्रेटरीट में बैठते रहे और अहकाम जारी करते रहे, इस तरह के जितने मर्जी लेटर जारी कर दे। इस तरह एक FIR हो गया ना शहरयार अफरीदी साहब का पता आ गया, 3 आपने देखा है ना मिनिस्टर इनक्लेव का, जो उनका भांजा पकड़ा गया मंशियात में, और एड्रेस उनका आ रहा है भतीजा है मेरा ख्याल है, नहीं भांजा है शायद। और दूसरी जान उन्होंने बोला मेरे वालिद ने 3 शादियां की हुई है, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन भतीजा मामा चाचा जो भी हो अक्रॉस द बोर्ड होगा एहतसाब, किसी को नहीं छोड़ेंगे। CM सेक्रेटरीट का एड्रेस ना आ जाए, किसी जगह पे कोई बंदा पकड़ा जाए, जो सूरत गदर मचा हुआ है ना, जिस तरह डोगर साहब ने कहा कि तीसरी दफा मरासला जारी करने की नौबत क्यों आई, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे थे मुसलसल कि कभी उनका भाई बन के काम ले रहा है, कभी उनका कोई रिश्तेदार बन के काम दे रहा है। तो ये क्या है, क्या किसी को मैंडेट अगर नहीं दिया, नौसरबाजी उनके नाम पे अगर कोई कर रहा है, तो किस तरह एकदम से जब तक इन लोगों का उस्मान बुज़दार CM सेक्रेटरीट में दाखिला बंद नहीं करेंगे, जब तक 3-4 लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। जो रिपोर्ट है वो ये है कि ये लोग खुद उस्मान बुज़दार साहब सामने आ जाते हैं, उस्मान बुज़दार साहब खुद इनको बुला रहे हैं, खुद इनको चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में बैठाते हैं। जब ये लोग चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में जाएंगे और दिनदनाते फिरेंगे, तो फिर अल्टीमेटली नाम तो उस्मान बुज़दार साहब का ही बुरा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं का नाम मिसयूज हो रहा है, उन्हीं के नामों पर सारे 2 नंबर काम हो रहे हैं। मेरी बात सुने बाबर साहब मेरी बात सुने। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान जो पिछले दिनों आपने सुना था कि भाई किसी प्रेशर में नहीं आना, खुलकर अपना काम करना है, मुझे बताएं कि वो क्यों नहीं नोटिस ले रहे इस सारी सूरत हाल का। ये लोग वो हैं जिन्होंने खुद से एग्जाम्पल सेट की है, और इनको जाहिर सी बात है खुद मिसाल बनना पड़ेगा, तो वो क्यों नहीं आखिर इस सारे मामले को देख रहे हैं? आपको नई बात तो नहीं है? मुझे एक बात बताएं कि गुजरावाला में एहसन जमील गुजर का पेट्रोल पंप जो है वो गिरा दिया गया है अभी तक। क्या लोधरा में आप क्यों उनके पीछे पड़े हैं पेट्रोल पंप के? मुझे एक बात बताएं, नहीं ब्यूरोक्रेसी आप कह रही है ओपनली खुल के काम करे, और भाई जो उनको हाल लगाता है उसका तबादला हो जाता है। लोधरा में जो बंदा जो है वो क्या नाम है इसका,
जहांगीर तरीन को की तरफ हाथ डालता है वो तबादला हो जाता है, और जो बंदा ताकतवर के पीछे को हाथ लगाने की कोशिश करता है वो तबादला हो जाता है। इन लोगों के कहने पे लोग जो है वो चेंज हो रहे हैं, इन लोगों के कहने पे डिप्टी कमिश्नर लग रहे हैं, इन लोगों के कहने पे आरपीओ लग रहे हैं, इन लोगों के कहने पे डीपीओ लग रहे हैं। नहीं तो मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ, यही तो बात मैं पूछ रही हूँ। असद साहब मुझे बताएं, आप ये लोग खुद बार सेट करने वाले हैं, फिर ये किसी प्रेशर में है, क्या वजह है? क्या वजह है? क्यों नहीं फिर इन चीजों को देखा जा रहा? क्यों नहीं पेट्रोल पंप गिराया गया? क्यों उस्मान बुज़दार साहब के दफ्तर में लोगों का दाखिला बंद नहीं किया जा रहा? कौन करवाएगा? देखिए सैरिश, एक तरफ तो उनके दफ्तर के दाखिले की बात नहीं, अगली डोगर साहब को फिर जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। उनके दफ्तर से गाड़ी में उस्मान बुज़दार बैठता है और तूर बुज़दार बैठता है और वो सिविल सेक्रेटेरिएट जाता है, वहां पे चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ सेक्रेटरियों के कमरों में जाता है उन लोगों को साथ लेके, और वहां पे जाके उनको अहकामात जारी करता है। मुझे ये बताएं, एक तरफ ये मरासले जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रेड 9 का हम अफसर कह रहे हैं कि डिनाइल आया पंजाब हुकूमत से। अगर डिनाइल नहीं आया तो इसमें तो कोई शक नहीं है, तस्वीरें साथ बैठी हैं, हमने कोई फोटोशॉप नहीं बनाई। वो मीटिंग ये आज की तस्वीर है, ये जो तस्वीर है ये आज की तस्वीर है, कैपेसिटी में बंदा बैठ रहा है। तो एक तरफ आप ये आईवाश कर रहे हैं, इमरान खान साहब को शायद बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ आपने सारे इस तरह के लोग जो बिठाए हुए हैं आपने एहतराम में, और कोई आपके एडवाइजर हैं, कोई मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ ओहदों से, मुख्तलिफ हवालों से वहां पे वो एक एक कमरा झांक रहे होते हैं। तो उन्हीं लोगों को एक तरफ आप साथ बिठाते हैं, दूसरी तरफ आप मरासले जारी करते हैं। ये क्या ड्रामा हो रहा है? तो देखें, ब्यूरोक्रेसी समझदार है, उनको पता है कि ये बंदा उनका साथी है, इसके जरिए हम काम कराएंगे, ये सीडी है, वो कभी रिपोर्ट नहीं करेंगे। जब उनके सामने एक बंदा मीटिंग में बैठा होगा, अब क्या वो खाक रिपोर्ट करेंगे कि 9th ग्रेड का बंदा? मामला ये है कि में जब तजाद होगा, जब उस्मान बुज़दार को मीटिंग चेयर कर रहे हैं जिसमें कोई चीफ सेक्रेटरी है, कोई आईजी है, आरपीओज हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर्स हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और सारे ऑफिसर्स हैं, और साथ तौर बुज़दार बैठा होगा, यहाँ साथ एहसन जमील गुजर बैठा होगा, तो आप तो मैसेज दे रहे हैं सारी ब्यूरोक्रेसी को कि भाई ये मेरे खासुल खास आदमी है जो मेरे साथ अहम मीटिंग में बैठे हुए हैं, जो डिसीजन मेकिंग में बैठे हुए हैं। तो फिर तो ये एक मैसेज वायरल हो गया सबको। तो अल्टीमेट सर अभी तो पता नहीं ये खबर आई है कि जाली फोन कॉल्स थी जो कि डीजी खान से की गई हैं, रिश्तेदार बताए जा रहे हैं जो कि उस्मान बुज़दार साहब के हैं। इसके साथ साथ पीटीआई के कुछ लोगों का नाम भी है जिन्होंने फोन कॉल किए। इसके बाद तीसरा लेटर ये जारी हुआ है कि भाई आपने बातों में नहीं आना। हर एक का नंबर आ जाता है, आप एक मिनट में नंबर ट्रेस हो जाता है, बंदा ट्रेस हो जाता है, और वो बंदे के खिलाफ पर्चा दर्ज कराए, उसको जेल में बंद करवाए। 10 बंदे जेल में बंद हुए होंगे, मैं देखूंगा कौन फोन करता है किसी को। जब तक सिलसिला बंद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलें ब्रेक लेते हैं। बाबर साहब माजरत चाहूंगी, छोटी सी ब्रेक है, इसको मियां साहब ने भी आज सारा मामला जो अदालत में अजीजिया का है वो भी देखते हैं इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। जी जनाब, वेलकम बैक। आज मियां साहब के हवाले से जो मामला है अल अजीजिया का फैसला आया, जिसके बाद वो सज़ा भी भुगत रहे हैं, उसके फौरी बाद तो उस फैसले के हवाले से जो दरख्वास्त है वो सज़ा मुअत्तली की वो दी गई। लेकिन आज बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया है। मुझे ये बताएं असद खरल साहब, जैसे कि मैंने पहले भी जब इन्होंने ये अपील दायर की थी और दरख्वास्त भी साथ दी थी कि भाई इनको सज़ा को मुअत्तल किया जाए, मैंने तब भी कहा था कि सारा मामला देखिए एवन फीड वाला अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। सज़ा उन्होंने मुअत्तल कर दी, इतना लंबा 45 सफ़हात का उन्होंने फैसला सुना दिया। जो अपील थी फैसले के खिलाफ उसको साइड पर रख दिया, उसको देखा नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने बरहमी का भी इजहार किया था कि भाई ऐसी क्या बात थी कि आपने जो रिव्यू करने वाला मामला था वो पिटिशन देखी नहीं है और सज़ा मुअत्तली पर फैसला आप लोगों ने पहले दे दिया है। आज फिर वही बात हुई ना, उन्होंने कहा कि जब तक अपील मुकर्रर नहीं की जाएगी तब तक हम इसके साथ ही अटैच करेंगे इस मामले को भी, उससे पहले हम नहीं बता सकते सज़ा मुअत्तली के हवाले से। तो ये आपको लग रहा है कि कोई किसी भी किस्म का रिलीफ मिलने का इनको इम्कान है? देखिए सारे, जिस तरह पहले भी हम कह रहे हैं कि ये इनके पास कानूनी मोशगाफियाँ, मुख्तलिफ टेक्निक्स, टैक्टिक्स, जिस तरह देखे ना केस को खींच रहे हैं कि बगैर डिफेंस ना होने के बावजूद आपने देखा कितनी लंबी लंबी हियरिंग की, कई माह तक ये समाअत चली, ट्रायल चला जिसमें कोई जवाब नहीं था, लेकिन ऐसा आपने देखा किस तरीके से उलझाया गया सारे मामले को। अब फिर वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये ख्वाजा आरिफ साहब से पूछा, नवाज शरीफ साहब के वकील से, कि अल अजीजिया स्टील मिल की आपने सज़ा की मुअत्तली और फौरी ज़मानत के हवाले से तो आपने दरख्वास्त दायर कर दी है, आप ये बताएं कि ये जो फैसला है उसके खिलाफ जो मेन अपील है वो किधर है?
कहते जी वो हमने जमा कराई, उसका नंबर तो की नहीं है, बिल्कुल। हाँ जी 1/2019 उसका लग गया है। तो उन्होंने कहा वो किधर है, हमारे सामने तो नहीं है, अभी तो वो डेट उसकी फिक्स नहीं हुई। तो जब हमारे पास आएगी, ऑफिस जब लगाएगा तो उसके साथ इसको रखेंगे, फिर हम देखेंगे। यानी ये उल्टी गिनती है, यानी चौथे गेयर से स्टार्ट लेते हैं। मामला ये है, उन्होंने बोला ये जो मौतली का मामला है ना, ये अर्जेंट मामला है। हाँ जी, तो अर्जेंट मामला भाई, पहले एक चीज बुनियाद होता है, यानी एक बगैर आप महल है, रेत की दीवारों पे आप खड़ा कर रहे हैं, उसकी फाउंडेशन ही नहीं है। जो मेन अपील होगी उसको पहले सुना जाएगा। पहले भी यही हुआ है, और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी देखना चाहिए। अभी पहला इवन फील्ड रेफरेंस वाली मेन अपील का फैसला अभी पेंडिंग है, उसमें इन्होंने रिलीफ तो ले लिया। अब ये दूसरे में वही शॉर्टकट चलाया। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं बाबर साहब, ये जो अपील वाला मामला है, अगर ये अपील दायर करते हैं, जाहिर सी बात है मैरिट्स पे उसको देखा जाएगा। मे बी कोई ऐसी बात उन्हें नजर ही ना आए, वो उसको समाप्त करें, मुकर्रर ही ना करें, तो ये किस तरह पहले एक सजा मौतली के बारे में बोल रहे हैं कि मेरे, वो जाहिर सी बात है ख्वाजा हारिस तो यही कोशिश करेंगे ना कि मेरा क्लाइंट किसी तरीके से पहले बाहर आ जाए। देखें बिल्कुल ये ट्राई करेंगे, लेकिन सवाल एक ही है जिसका उन्होंने जवाब देना है कि इसकी मनी ट्रेल आप दे दें। मनी ट्रेल आपने देनी है, वो साबित करना है कि उसमें जो लूप होल से सब कुछ था। ख्वाजा हारिस जितनी मजीद टोपियाँ घुमा ले, अल्टीमेटली उनको एक ही पॉइंट पे आके रुकना पड़ेगा, वो ये कि मनी ट्रेल जो इनके पास है नहीं है। और इसमें जो दूसरा अहम चीज़ है, जो पिछला केस है एवन फील्ड वाला, उसमें नैब ने ये माना था कि उनके वकला की तैयारी प्रॉपर नहीं थी, उनके जो उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर उनके थे उनकी तैयारी प्रॉपर नहीं थी। और ये नैब ने हर प्लेटफॉर्म पे माना कि जी हमारे चौका जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी नाअहली और नालायकी की वजह से उसका फ़ायदा नवाज शरीफ और मरियम उठा गए और उनकी बेल हो गई। अब इस केस में एक मरतबा फिर अगर ये केस जो है वो उसकी हेयरिंग होती है और ये एडमिट होता है, तो उसके बाद नैब का दोबारा इम्तहान स्टार्ट होगा कि नैब इस पर अपील में भी गया हुआ है कि कैसे इनकी सज़ा को बढ़ाया जाए। तो इस दफ़ा जो चेयरमैन नैब है वो खुद भी एक जज हैं, तो वो कौन से ऐसे नुक्ते हैं जो वो समझते हैं कि वो नैब कोर्ट में जब ये केस था वहाँ पर वो प्रॉपर्ली नहीं उठाए गए। और नहीं, वो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही बाबर साहब। देखें, जब आप फैसले के खिलाफ अपील लेके जाते हैं तो आप ये बताते हैं, जैसे इन्होंने पहले मौक़िफ़ दिया कि भी मैं दस्तावेज़ात जो दी थी उनको सही तरीके से पढ़ा नहीं गया, या फिर अगर इनके पास कोई एविडेंस मजीद मौजूद है तो ये वो साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर उन चीज़ों को अदालत ठीक समझती ही नहीं है तो वो कैसे पहले फैसला दे दे कि भाई ठीक है जी, क्लाइंट की अपने आप जो जमानत है उसको हमने मंजूर कर लिया, आप उन्हें बार बुला सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए इसी वजह से तो जज साहब ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। अब वो पहले तो वो ये इसकी एडमिजिबिलिटी देखेंगे कि क्या ये एडमिजिबल है भी है या नहीं है। तो ये इसीलिए इस पे कैसा जो इसी बुनियाद पर इसको रोका गया है। जिस तरह ये सारा पॉइंट जो है खरर साहब ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि मेन पटिशन अभी दायर नहीं हुई और उस पर उन्होंने रिलीफ पहले ही मांगना शुरू कर दिया है। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ये पॉसिबल नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं होगा, मुझे ये नज़र नहीं आ रहा इस तरह से। सही है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब जनाब वो जो वली अहद यूएई के पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन्हें किया गया। इमरान खान साहब ने खुद गाड़ी चलाई, उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस लेके गए, 21 तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और बहुत अच्छे उनके साथ माहौल में बातचीत हुई। $3 अरब नकद मिले और $3.2 अरब का तेल मिला, ऑयल रिफाइनरी भी लगेगी। तो बड़ा अच्छा ये सारी सूरत हाल रही है। असद खरल साहब, बातें फिर वही हुई, सियासी बातें, इस तरह की जो हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि हमें IMF से कम कर्जा लेना पड़े, अपने दोस्त ममालिक के साथ हम राब्ते कर रहे हैं ताकि उनसे हमें कुछ मिल जाए और हमें ना ज्यादा इमदाद IMF से लेनी पड़े। लेकिन यहाँ पर मौजूद सियासी मुखालिफिन तो वही बातें कर रहे हैं कि खुदकुशी क्यों नहीं कर रहे हैं, कशकोल लेके जा रहे हैं, जगह जगह पैसे भीख मांगते फिर रहे हैं। देखिए इससे ज्यादा और क्या हो सकती है कि अहम पेशरफ्त के इतने कम वक्त में आपने देखा सऊदी अरब से आपको कितना पैसा मिला, चाइना से कितना आपको इन्वेस्टमेंट या जो भी उन्होंने अभी देने हैं पैसे, फर्दर भी उन्होंने कुछ लोन के बारे में बात हुई। 3 अरब रुपए आपको दे रहा है, $3 अरब दे रहा है यूएई। तो ये छोटी अमाउंट नहीं। और इसी वजह से जिस वक्त आप एक क्राइसिस में थे, और आपको याद होगा फाटफ की मीटिंग के हवाले से मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि शाहिद खान अब्बासी साहब को वजारत खजाना ने कहा कि हम इसकी प्रेजेंटेशन देनी है वरना हमारा मुल्क जो है ग्रे या ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। तो उनका भाड़ में जाए, हम जब जा रहे हैं तो हम तो तबाह करके जाएंगे सिस्टम, ताकि ये पांव पे आने वाली हुकूमत खड़ी ना हो सके।
मामला ये है जिस तरीके से आपने देखा जो स्कैंडल निकल रहे हैं पंजाब से और जो सिंध से निकल रहे हैं, जिस तरह अरबों और खरबों की लूटमार हुई, जिस तरह से कर्जे ले लेके और उसके बाहर दुबई में और यूके में शिफ्ट किए जाते रहे फेक अकाउंट्स और अरबों रुपए के सारे मामले, अब पांव पे खड़ा हुआ है पाकिस्तान, क्राइसिस से निकला है। अभी तक IMF के पास हुकूमत नहीं गई। क्यों नहीं गई? कि ये दो ममालिक ने जो सपोर्ट किया है, जो पैसा आया है, जो आपका जो डेफिसिट था, जो मामला था, जो खसारा था, एक्सपोर्ट आपकी कम है, इंपोर्ट के हवाले से भी, ये सारी चीजें जो एकदम से एक दिन के अंदर, तो ये कुछ छड़ी घुमाने से तो नहीं हो जाएगा। मामला ये है कि ये खुश आइंद बात। अब मामला ये है कि रिसोर्सेज को, इन पैसों को तो हम धड़ाधड़ ले रहे हैं, यूटिलाइजेशन के ऊपर आगे लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी, शॉर्ट टर्म मनसूबाबंदी। बाबर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें चंद एक चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरह से खैर साहब ने कहा कि पिछली गवर्नमेंट जो इकोनॉमी का हशर करके गई है, सर्कुलर डेट आप देख लें 1300 अरब तक पहुंच गया है। हर महीने जो ज़र मुबाला के ज़खायर हैं $2 अरब कम हो रहे हैं। उसके बाद बजट का खसारा बढ़ रहा है, रुपया डी वैल्यू होने के बावजूद इकोनॉमी संभल नहीं रही। आपकी टैक्सेशन जो है वो 175 अरब रुपये आप अपने टारगेट से पीछे हैं। ये सारी चीज़ें जो है, इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा इशू है वो इकोनॉमी है। बाहर से कर्जे लेने दोस्त ममालिक जो उनकी इमदाद के बावजूद इकोनॉमी जो इन्होंने रोड मैप तैयार किया है बाबर साहब, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, जिस तरह इमदाद मिल रही है, हम अपने जो मुआशी तरक्की के अहदाफ हैं आपको लग रहा है वो हासिल कर लेंगे? इनकी डायरेक्शन ठीक है? देखिए, सबसे पहले टैक्सेशन के सिस्टम पर काम हो रहा है। इकोनॉमी की बेहतरी के लिए भरपूर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ज़र मुबादला के ज़खायर आपके कम हो रहे हैं, रुपया डी वैल्यू होने के बावजूद आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ नहीं रही, इंपोर्ट जो है वो आपकी बढ़ती जा रही हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस पैदा करना है, उसके लिए इमरान खान जो कहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उस हवाले से अगर देखा जाए जो मुल्क के हालात हैं, जो पंजाब के हालात हैं, जिस तरह से उस्मान बुज़दार जैसे आदमी आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब रखा हुआ है, यहाँ पे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? एक स्ट्रॉन्ग किस्म की गवर्नेंस की जरूरत है, वो गवर्नेंस जिसके तहत मरियम औरंगजेब ने जो आज कहा है जी, तो अभी उन्होंने कहा है कि आपको पता है कि ये वली अहद की गाड़ी वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्यों चलाई थी? उनका कारोबार है UAE में, उन्होंने इसलिए उनकी गाड़ी चलाई थी। उन्होंने कहा कि चोरी का इल्जाम हम पे लगाया और बाजी अलीमा चोर निकली हैं, उस पर भी कमेंट कर दें। वो बिल्कुल ये बुलशिट है, इसमें कोई दुबई में नहीं, किसी और जगह पे कारोबार, UAE बच्चों का भी नहीं है, UAE कैपिटल FZD में, दुबई में नहीं थी। और हर एक का अपना मिजाज होता है, करने से पहले ये सोच हर एक का अपना मिजाज होता है। वहाँ के शेख है वो आए हैं, चोर इमरान खान की बहन निकली है। नहीं बाबर साहब, ये सिर्फ एक इल्जाम है, ये सिर्फ एक, मेरा ख्याल है कि उनको प्रोटोकॉल देने से आपको फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। वो आपको कुछ दे के गए और इस वक्त जब अगर गाड़ी इमरान खान साहब की चलाई है, क्या दूसरा वैसे भी अगर कुछ दूरियां आ गई थी, तो मेरा ये ख्याल है कि इस दौरे के बाद ये दोनों ममालिक मजीद करीब आए हैं और बिल्कुल एक अच्छा खासा पैकेज है जो हमें मिला है। और ये हुकूमत अपने तो पूरी कोशिश तो कर रही कि हमें IMF से कम कर्जा लेना पड़े, और हमारी दुआ है कि अल्लाह इन्हें इस कोशिश में कामयाब भी करे। इसके साथ ही बाबर साहब, असद साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगी। नाज़रीन, आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।